डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सत्या मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर समाज शास्त्र, नारी शिक्षा निकेतन, स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ, आज जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ग्रामीण सामाजिक संरचना के परिवर्तनशील आयाम। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भारत गांव के देश के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी भारतीय जनगणना 2011 के आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का 68% से अधिक का भाग गांव में ही निवास करता है। भारतीय समाज तीव्र परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण समाज भी इससे अछूता नहीं है। परंपरागत रूप से भारतीय गांवों का अध्ययन ऐतिहासिक ग्रंथों, धर्म ग्रंथों और साहित्य में होता आया है, लेकिन वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन गांव का समाजशास्त्रीय दृष्टि से दो स्तरों पर बांटकर व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती ग्रामीण अध्ययन और दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चातवर्ती ग्रामीण अध्ययन। स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती जो गांव के अध्ययन हुए वे अधिकांशतः ब्रिटिश प्रशासकों और मानव शास्त्रियों के द्वारा किए गए थे। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं कार्ल मार्क्स, बेडेन पॉवेल, सर हेनरी मैन, चार्ल्स मेटकॉफ इत्यादि। चार्ल्स मेटकॉफ का प्रसिद्ध कथन है कि भारतीय गांव लघु गणतंत्र हैं। यह आत्मनिर्भर इकाई है। यह बाह्य आक्रमणों से पूर्णतः मुक्त है, लेकिन भारतीय गांव परिवर्तनहीन और स्थिर हैं। इन अध्ययनों में, स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती अध्ययनों में भारतीय गांवों को स्थिर, परमाणुक और अखंडित माना गया। आगे चलकर 1950 के दशक में ग्रामीण अध्ययनों की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिनमें इन अध्ययनों का जो पहले किए गए थे उनका खंडन किया गया और समाजशास्त्रियों ने यह तथ्य स्थापित किया कि भारतीय गांव भी सर्वदा परिवर्तनशील रहे हैं। कभी इन परिवर्तनों की गति मंद रही है और कभी इनकी गति अत्यंत तीव्र रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय ग्राम्य समाज का अध्ययन बड़े पैमाने पर किया गया। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि भारतीय समाजशास्त्र का एक बड़ा भाग ग्रामीण समाज के अध्ययनों पर केंद्रित रहा है। 1950 के आसपास कुछ प्रसिद्ध अध्ययन किए गए, जैसे एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज, एम.एन. श्रीनिवास ने इंडियाज विलेज, मैकिम मैरियट ने विलेज इंडिया और डी.एन. मजूमदार ने रूरल प्रोफाइल्स जैसे अध्ययन निष्पादित किए। उस समय समाजशास्त्रियों का यह मानना था कि तीव्र परिवर्तनों का स्वतंत्रता के पश्चात चूंकि सूत्रपात हो चुका था, तो ग्रामीण समाज की परंपरागत संरचना में, ग्रामीण समाज की विशिष्टता में परिवर्तन आए, उसके पहले ही गांव का अध्ययन कर लिया जाए। इसलिए ये सभी अध्ययन, ऐसा प्रोफेसर बृजराज चौहान ने भी कई जगह पर उल्लेख किया है कि उस समय के यानी 50 के दशक के आसपास के अध्ययन, प्रारंभिक अध्ययन समग्रतावादी अध्ययन थे, जो कि परंपरागत ग्रामीण सामाजिक संरचना का समग्र और गहन अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्रता के तत्काल बाद ग्रामीण विकास की नीतियां और ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों में तेजी आती गई। नीतियां न केवल क्रियान्वित की गई, न केवल नीतियां बनाई गई, निर्मित की गई, बल्कि उन्हें त्वरित गति से क्रियान्वित भी किया गया और उनके परिणाम भी देखे जाने लगे। इसीलिए 1958 में इंडियाज चेंजिंग विलेज नामक पुस्तक एस.सी. दुबे ने प्रकाशित की, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर आधारित थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के परिणाम क्या थे।
इसका मूल्यांकन करती थी। इसी प्रकार से 1958 में ही डॉक्टर D.N. मजूमदार ने कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक की रचना की। 1960 में छोर का एक गांव नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव का अध्ययन किया। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक में इन्होंने लखनऊ जिले के मुहाना नामक गांव में, जो कि वर्तमान समय में गोहाना कला गांव के नाम से जाना जाता है, का अध्ययन किया। इन अध्ययनों में सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रभावों को मूल्यांकित करने का प्रयत्न किया गया। ग्रामीण समाज के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का शुभारंभ 50 के दशक में हो चुका था। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। इसी श्रृंखला में आगे चलकर बड़े पैमाने पर अनेक कार्यक्रम निर्मित किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं IRDP, ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और वर्तमान समय में मनरेगा। इन योजनाओं के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए, यानी इन योजनाओं ने पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन फिर भी गांव में अनेक परिवर्तनों का सूत्रपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण समाज में परिवर्तनों की व्याख्या अनेक ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने किया है। चाहे AR देसाई हो, उन्होंने रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक में ग्रामीण परिवर्तनों की व्याख्या की है। इसी प्रकार से प्रोफेसर ब्रजराज चौहान ने अपने विभिन्न अध्ययनों में गांव में आ रहे परिवर्तनों की व्याख्या की है। योगेंद्र सिंह ने भारत में सामाजिक परिवर्तन, संकट और समुत्थान परखता नामक पुस्तक में और भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण नामक पुस्तक में इन परिवर्तनों का उल्लेख किया है। भारतीय गांवों में जो परिवर्तन आए, उन्हें कुछ स्तरों पर वर्गीकृत करके देखा जा सकता है, जैसे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कारण आने वाले परिवर्तन, यानी संस्थागत हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन आए, वो गांव की भौतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाले थे। यानी कि संस्थागत हस्तक्षेप के कारण जो प्रमुख परिवर्तन गांव में घटित हुए, उन्होंने गांव की भौतिक संरचना को बदल दिया। गांव वर्तमान समय में मिट्टी के घरौंदों से बने हुए कुछ घरों का समूह मात्र नहीं है। वर्तमान समय में पक्की सड़कें बन गई हैं। इंदिरा आवास योजना के कारण अनेक पक्के घरों का निर्माण हो गया है। और भी अन्य योजनाएं थी जिन्होंने गांव की भौतिक संरचना को बदलने का काफ़ी हद तक प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विधानों के कारण भी गांव में परिवर्तन आए हैं। चाहे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानून हो, या महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानून हो, या फिर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारतीय गांवों की राजनीतिक संरचना में व्यापक परिवर्तनों को लाने वाला था। इस विधान के कारण स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में न केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान करता है। अर्थात ग्रामीण समाज में शक्ति संतुलन में जो वर्ग हाशिए पर रहे हैं परंपरागत रूप से, उन वर्गों को अवसर मिला है ग्रामीण राजनीति में हस्तक्षेप करने का और निर्णय निर्धारण में अपनी भूमिका निभाने का। ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने गांव में आ रहे परिवर्तनों की व्यापक व्याख्या की है। G.S. भूरिया ने ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया और उनका ये कहना था कि ग्रामीण नगरीय संपर्क गांव में परिवर्तन ला रहे हैं। ग्रामीण स्थानीय उत्पाद
कच्चे माल को, जैसे कि दूध और सब्जी जैसे कच्चे माल को नगरों में पहुंचाते हैं। यानी ग्रामीण कच्चे उत्पादों की खपत का केंद्र है नगर, जिनमें अपने उत्पादों को पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण प्रतिदिन नगरों से संपर्क स्थापित करते हैं और वे ग्रामीण और नगरीय संस्कृति के वाहक बनते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर ब्रजराज चौहान ने भी कई स्थानों पर गांव में आ रहे परिवर्तनों की व्याख्या 2 स्तरों पर की है। पहला, गांव से नगर की ओर होने वाले परिवर्तन, और दूसरा मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो कि गांव से नगर की ओर घटित हो रही हैं और उनके कारण गांव में परिवर्तन आ रहा है, और दूसरा नगर से गांव की ओर घटित होने वाले परिवर्तन। ग्रामीण समाजशास्त्रियों का मानना है कि नगरों में शिक्षा और रोजगार के विभिन्न संस्थानों का होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का होना यानी बड़े बड़े अस्पतालों का होना, और आधुनिक बाजार और मॉल का होना ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित करता है, और ग्रामवासी प्रतिदिन बड़े पैमाने पर गांव से नगर की ओर जाते हैं और ग्रामीण संस्कृति को नगर तक ले जाते हैं और नगरीय संस्कृति को गांव तक लेकर आते हैं। इसी प्रकार से गांव में जो आधुनिक संस्थाएं विकसित हुई हैं, चाहे वो बैंक हों, चाहे वो सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हो, उनमें रोजगार करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन नगर से गांव की ओर आते हैं और अपने साथ नगरीय संस्कृति लेकर आते हैं और ग्रामीण संस्कृति को नगर तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से ग्रामीण नगरीय संपर्कों के कारण भी गांव में अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन घटित हो रहे हैं। ग्रामीण परिवर्तनों के पीछे अन्य कारण भी विद्यमान रहे हैं। शिक्षा, आधुनिकीकरण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, महिलाओं की परिस्थिति में सुधार, ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण भी ग्रामीणों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में सूचना क्रांति ने गांव में अभूतपूर्व परिवर्तनों का संचार किया है। डीटीएच कनेक्शनों ने और बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन के प्रयोग ने गांव में एक प्रकार से क्रांति सी ला दी है और भारत के एक छोटे से गांव को वैश्विक गांव से जोड़ दिया है और वैश्विक गांव की संकल्पना को साकार किया है। 90 के दशक में एलपीजी की जो प्रोसेस शुरू हुई थी, यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया, इनके प्रभाव भी गांव पर देखे जा रहे हैं, लेकिन उनका अध्ययन किया जाना अभी बाकी है। एलपीजी प्रक्रियाओं के प्रभाव स्वरूप जो परिवर्तन गांव में आए हैं, उनका अध्ययन किया जाना अभी बहुत कम अध्ययन हुए हैं और इस क्षेत्र में बहुत अधिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। बच्चों, एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि भारत के सभी गांवों में परिवर्तन समान रूप से नहीं घटित हुआ है। क्योंकि भारतीय समाज विविधता से युक्त समाज है, असमानता इसकी प्रमुख विशेषता है, तो भारतीय समाज में परिवर्तन की गति भी असमान रही है। ग्रामीण समाजशास्त्रियों का मानना है कि वे गांव जो राष्ट्रीय मार्गों पर और मुख्य मार्गों पर स्थित है, उनमें परिवर्तन अधिक तीव्र गति से आया है, लेकिन जो ग्रामीण समुदाय महानगरों से और राजमार्गों से दूर स्थित है, वहाँ पर परिवहन के साधनों का अभाव है, वहाँ पर उन गाँवों में परिवर्तन की गति काफ़ी धीमी रही है। बच्चों, मैंने भी डॉक्टर D.N. मजूमदार ने कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक में मोहाना गांव, बख्शी का तालाब तहसील के लखनऊ जिले के मोहाना गांव का अध्ययन किया। मैंने लगभग 50 वर्ष के पश्चात उस गांव का पुनर्अध्ययन किया और मैंने भी इस तथ्य को सही पाया कि मोहाना गांव मात्र लखनऊ जिले से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन
चूँकि किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है और आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ है और लोग आज भी लखनऊ आने के लिए प्राइवेट साधनों का प्रयोग करते हैं या फिर टैक्सी इत्यादि साधनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर नगरीय संपर्क उतना अधिक नहीं है जितना कि किसी हाईवे पर स्थित गांव का है। ग्रामीण समाजशास्त्रियों का ये कहना है कि अन्य संस्थाओं की भांति गांव की भी विभिन्न संस्थाओं में व्यापक स्तर पर परिवर्तन घटित हुए हैं। गांव का प्रमुख परंपरागत आर्थिक पक्ष जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। यद्यपि प्रतीकात्मक रूप से आज भी उस व्यवस्था के उदाहरण देखे जा सकते हैं और लेकिन जजमानी व्यवस्था जो कि वस्तु सेवा विनिमय प्रणाली थी, उसमें मुद्रा का प्रचलन हो गया है और यह सिर्फ विशिष्ट अवसरों पर ही क्रियाशील दिखाई देती है। अनेक ग्रामीण अध्ययनों में ऐसा पाया गया है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवारों ने ले लिया है। स्त्री पुरुष संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आया है, या यूँ कहना चाहिए कि पारिवारिक संबंध पहले से कहीं अधिक प्रजातांत्रिक हुए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी बढ़ोतरी हुई है और लोग अपने करियर के विषय में और अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने लगे हैं या उन निर्णयों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है। गांव की परंपराओं प्रथाओं में भी अनेक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कुछ परंपराएं आनुष्ठानिक रूप से की जाती हैं और कुछ परंपराएं लगभग समाप्त सी हो गई हैं। बच्चों, बहुत पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जियान ड्रेज ने एक स्थान पर कहा था कि हर गांव, हर भारतीय गांव अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है, इसलिए हर गांव से संबंधित तथ्यों को संकलित किया जाना चाहिए। और वाकई में ये मैंने भी विभिन्न स्थानों पर अध्ययन के पश्चात ये पाया है कि हर गांव विशिष्टता लिए हुए है। हर गांव की प्रथाएं, परंपराएं, क्षेत्रीय संस्कृति दूसरे गांव से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए उस ग्रामीण संस्कृति को लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक है या डॉक्यूमेंटेशन किया जाना बहुत आवश्यक है। हर गाँव का दस्तावेजीकरण होना चाहिए, क्योंकि भारत की अन्य संस्थाओं की भांति गांव भी तीव्र परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। भारतीय गांव में न केवल भौतिक संरचना में परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज भी गांव अपनी विशिष्टता को बनाए हुए है। गांव के मूल भाव में परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं आया है। आज भी गांव में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, जहां पर व्यक्ति अपने पड़ोसी को कई पीढ़ियों के माध्यम से जान रहा होता है। आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जहां पर प्रतिदिन आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से दूसरों से संबंधित हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति से निकटता भी गांव की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। ग्रामीण व्यक्तियों ने कृषि के अतिरिक्त अनेक व्यवसायों को अपनाया है, लेकिन उन व्यवसायों के साथ साथ कृषि कार्य को भी त्याग नहीं किया है। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि लोग नौकरियों में हैं या फिर अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कृषि को भी आजीविका का आधार मान रखा है। तो इस तरह से कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय जैसे पशुपालन और बागवानी भी ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन से संबंधित है। हम यह कह सकते हैं कि भारतीय गांव यद्यपि तीव्र परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी विशिष्टता को बनाए हुए हैं। अपनी विशिष्ट संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी क्षेत्रीयता के साथ आज भी वे सुरक्षित हैं। धन्यवाद।